नमस्कार, गेट 1 स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम केमिस्ट्री में बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में। देखो, सबसे पहले तो अगर अपन बात करें उपसहसंयोजक यौगिक होते क्या है, तो उपसहसंयोजक यौगिकों से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि उपसहसंयोजक बंध क्या होता है। उपसहसंयोजक बंध में क्या होता है कि कोई भी एक परमाणु जिसके पास में लोन पेयर उपस्थित हो, जिसके पास में लोन पेयर उपस्थित हो और ये अपना लोन पेयर मतलब लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को दान करता हो। जैसे ऑक्सीजन के पास में एक लोन पेयर है और ये ऑक्सीजन अपने दोनों के दोनों लोन पेयर किसको देता हो, किसी दूसरे एटम को देता हो, जैसे कार्बन को दे रहा है। तो यहाँ से ये क्या है कि देखो, सहसंयोजक बंध में क्या होता है, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कोई सहसंयोजक बंध बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन में रहेगा और ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन परमाणु का है। लेकिन इन्होंने इन दोनों परमाणुओं में यहाँ पर क्या किया, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है। मतलब इस एक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन मूल रूप से नाइट्रोजन का है। लेकिन साझेदारी में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कार्बन के भी हो सकते हैं और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नाइट्रोजन के भी हैं। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर इन दोनों परमाणुओं का अपना अपना आधिपत्य है। तो लेकिन अगर इसके विपरीत हो कि बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी एक परमाणु के द्वारा प्रदान किए जा रहे हो और दूसरा परमाणु उन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों को केवल और केवल ग्रहण करने का काम करे, तो इस प्रकार के बंध को अपन क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजक। देखो, एक एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे NH3 है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को एक बार देखो, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 1s2, 2s2, 2p3। नाइट्रोजन नंबर 7 पे है, तो नाइट्रोजन की बाहरी कोश होता है दूसरा कोश। दूसरे कोश में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 और 2 5। तो इसके कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो देखो 1 2 3 4 और ये 5। ये पांचों इलेक्ट्रॉन तो किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s1। तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन का, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और ये हाइड्रोजन, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर वाले हाइड्रोजन का। तो इस बंध में क्या है, इस बंध में एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाइट्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का। तो ये तो बंध कौन सा हो गया आपका, सहसंयोजक बंध। अगर नाइट्रोजन के अष्टक की बात करें तो नाइट्रोजन का देखो पूर्ण अष्टक पूर्ण हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ये अष्टक भी पूर्ण हो रहा है। लेकिन अगर यही नाइट्रोजन या अमोनिया जब किसी BF3 परमाणु के साथ, देखो BF3 F और F। देखो बोरोन की बात करें, बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 5। 1s2 2s2 और 2p। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे 1 2 और 3, ये बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की बात करें, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस क्लोरीन का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऊपर वाले क्लोरीन का है। लेकिन यहाँ पर अगर बोरोन की बात करें तो बोरोन का अष्टक पूर्ण नहीं है, क्योंकि बोरोन के पास में 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब बोरोन BF3 ये जो पूरा का पूरा अणु है यह आपका इलेक्ट्रॉन न्यून सहसंयोजक यौगिक है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यून सहसंयोजक यौगिक सामान्य यौगिकों की तुलना में, जिनका अष्टक पूर्ण होता है, उनकी तुलना में क्या होंगे, थोड़े से कम स्थायी होते हैं। ये तो बात हो गई कम स्थायी होगी। लेकिन यहाँ पर उपसहसंयोजक बंध की बात तो आई नहीं। देखो BF3 पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन न्यून सहसंयोजक यौगिक है और NH3 एक सहसंयोजक यौगिक है जिसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सहसंयोजक बंध उपस्थित है। लेकिन अब देखो होता क्या है कि BF3 अपना स्थायित्व को बढ़ाने के लिए क्या करेगा कि बोरोन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन
और टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई 6, इसीलिए तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून सेल संयोजक है क्योंकि इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। तो होता क्या है कि नाइट्रोजन जिस परमाणु का अष्टक पूर्ण होता है और उसी परमाणु के पास में, उस स्वयं परमाणु के पास में यदि कोई लोन पेयर उपस्थित है तो ये अपने दोनों के दोनों लोन पेयर दान करेगा। दान किसको करेगा? इलेक्ट्रॉन न्यून सहसंयोजक योगी। इलेक्ट्रॉन न्यून मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता है, कमी है। तो क्या होगा यहाँ से, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दान करेगा और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दान किसको करेगा? बोरोन को। जो दोनों इलेक्ट्रॉन दान करता है या लोन पेयर प्रदान करता है उसे इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उसे ग्राही परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी देखो साझेदारी तो होगी, ये दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है किसके बीच में? नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में। तो ये जो असमान साझेदारी है, इन्हीं दो भिन्न भिन्न विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की असमान साझेदारी के फलस्वरूप जो बंध बनता है उस बंध को अपन क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक बंध बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपके उपसहसंयोजक बंध की बात। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर उपसहसंयोजक यौगिकों की और इससे संबंधित अन्य शब्दावलियों की। देखो इसके लिए सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि लवण कितने प्रकार का होता है और लवण किसे कहते हैं। देखो लवण सामान्यतः 3 प्रकार का होता है, जिसमें एक अपन बोलते हैं साधारण लवण, पहला प्रकार हो गया साधारण लवण। दूसरा प्रकार होता है इसका द्विक लवण, और तीसरा प्रकार हो गया इसका उपसहसंयोजक यौगिक। देखो इनकी सबसे पहले तो पहचान कैसे की जा सकती है। लवणों को अपन ने 3 वर्गों में बांटा है, साधारण लवण, द्विक लवण और उपसहसंयोजक यौगिक। और इनकी अगर अपन अलग अलग इनके पृथक्करण की अगर बात करें तो साधारण लवण क्या होता है, जैसे अपन ने कोई एक एग्जांपल देता हूँ मैं, बिल्कुल साधारण सा NaCl है या MgCl। देखो साधारण लवणों की विशेषता यह होती है कि जब भी इन साधारण लवणों को जल में घोला जाता है तो पहली बात तो ये जल में पूर्णतया आयनन होते हैं, पूर्ण आयनन प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण आयनन का मतलब यह है कि NaCl को जब जल में घोला जाएगा तो ये Na+ तथा Cl- के रूप में पृथक हो जाएगा। साधारण लवणों में एक ही प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का ऋणायन होता है। जैसे NaCl है तो ये एक साधारण लवण हो गया, इसमें धनायन कौन है? Na है, और ऋणायन कौन है? Cl है। तो ये पूर्णतया आयनन प्रदर्शित करेगा और एक प्रकार का धनायन, एक ही तो धनायन है और एक प्रकार का ऋणायन है। अगर MgCl2 की बात करें तो MgCl2 को जब जल में घोला जाता है तो Mg मैग्नीशियम S ब्लॉक के तत्वों की दूसरे वर्ग की धातु है, तो Mg+2 प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगी क्योंकि S ब्लॉक के तत्वों में दूसरे वर्ग की ये धातु है, और साथ में क्लोरीन के ऊपर माइनस का एक चार्ज है। तो इसमें भी देखो जब इन्हें जल में घोलेंगे तो ये Mg+2 और Cl माइनस में टूटेगा। यहाँ पर विशेषता क्या होगी, ये भी एक प्रकार की, एक ही प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का ऋणायन, और ये भी जल में पूर्णतः क्या हो जाएंगे? आयनित हो जाएंगे। तो साधारण लवण कौन से होंगे? वे लवण जिनमें एक धनायन और एक ऋणायन उपस्थित होता हो तथा जल में पूर्णतः आयनन प्रदर्शित करते हैं, सामान्यतः साधारण लवण कहलाते हैं। ये तो हो गई साधारण लवणों की बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कोई विशेष नया कुछ नहीं है इसमें। अब बात करें अपन द्विक लवणों की। देखो द्विक लवण क्या होते हैं? द्विक लवण ऐसे लवण होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक साधारण लवणों को आपस में मिलाया जाए, जैसे K2SO4 और Al2SO4 की होल थ्राइस। देखो ये 2 साधारण लवण हैं, एक तो पोटेशियम सल्फेट और एक एल्यूमिनियम सल्फेट। ध्यान से सुनना, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट दोनों जब अलग अलग है तब तक तो ये क्या रहेंगे? साधारण लवण में रहेंगे। लेकिन अगर अपन ने इन दोनों को साथ में मिक्स कर दिया एक विशेष अनुपात में, अगर इन दोनों का एक विशेष अनुपात में साथ में मिक्सचर कर दिया जाए, मिश्रित कर दिया जाए, तो यही यौगिक आपका क्या कहलाएगा? फिटकरी कहलाएगा। तो फिटकरी क्या होगी? K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस प्लस 24 क्रिस्टलीय जल के अणु पाए जाते हैं इसमें। अब ये तो हो गया, मतलब 2 या 2 से अधिक साधारण लवणों को एक निश्चित अनुपात में जब मिला दिया जाता है तो बनने वाले लवणों को अपन द्विक लवण कहते हैं। साधारण सी अगर बात करें
तो दो साधारण लवण जब आपस में मिल जाएंगे तो द्विक लवण का निर्माण करेंगे। द्विक लवण की भी अगर बात करें तो द्विक लवणों को भी जब जल में घोला जाता है तो इनका भी साधारण लवणों की तरह क्या होता है, पूर्णतया आयनन होता है। ये भी पूर्ण आयनन प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इनमें और इन लवणों में भिन्नता क्या हुई, साधारण लवणों को जब जल में घोला जाता है तो साधारण लवण केवल एक धनायन और एक ऋणायन देते हैं, मतलब एक ही प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का ऋणायन देते हैं। लेकिन यदि अपन ने द्विक लवणों की बात करें तो देखो, अब अगर फिटकरी का जब आयनन होता है जल की उपस्थिति में तो फिटकरी पोटेशियम प्रथम वर्ग की धातु है, K+ के रूप में टूटेगा, प्लस SO4 सल्फेट है तो SO4 माइनस का 2 सल्फेट आएगा, प्लस एल्यूमिनियम। देखो इनकी ऑक्सीजन अवस्था का कैसे पता चलेगा, के नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किसकी ऑक्सीजन अवस्था हुई, SO4 की, SO4 पर -4 है। एल्यूमिनियम के नीचे 2 लिखा हुआ है, मतलब ये ऑक्सीजन अवस्था किसकी है, SO4 की, और SO4 के नीचे कितना लिखा हुआ है, 3, तो ये ऑक्सीजन अवस्था किसकी है, एल्यूमिनियम की। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन अवस्था कितनी हो जाएगी, Al+3 प्लस यहाँ से SO4 -2, और जल तो साथ है ही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के अपन को धनायन प्राप्त हो रहे हैं, ऋणायन तो यहाँ पर एक ही प्रकार का प्राप्त हो रहा है, लेकिन ऋणायन भी 2 से अधिक प्रकार के प्राप्त हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रकार के भी प्राप्त हो सकते हैं। तो ये हुआ द्विक लवणों की बात। अब बात करते हैं अपन उपसहसंयोजक यौगिकों की, जो अपना यहाँ का महत्वपूर्ण बिंदु है। देखो उपसहसंयोजक यौगिक क्या होंगे, जैसे अपन एक एग्जाम्पल सी बात करें, जैसे साधारण सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, K4 FeCl6। देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा यौगिक एक ही यौगिक है, एक ही यौगिक से मेरा मतलब हुआ कि यहाँ पर अब सबसे पहले तो इनका आयनन कैसे होता है, किस प्रकार का यौगिक है। देखो इनमें इनकी एक विशेष वोकैबुलरी होती है, विशेष शब्दावली होती है। देखो जो बड़े कोष्ठक के अंदर जो जितनी भी स्पीशीज होती है, इस स्पीशीज को अपन बोलते हैं समन्वय मंडल, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है बड़ा ब्रैकेट है, इसे बोलेंगे समन्वय मंडल। समन्वय मंडल, समन्वय मंडल के बाहर भले ही वो आगे कुछ लिखा हुआ हो या समन्वय मंडल के पीछे कुछ लिखा हुआ हो। जैसे अगर कोई एक एग्जांपल की बात करें अपन तो जैसे ये कोई एग्जांपल है, तो अगर अपन सामान्य से बात करें तो समन्वय मंडल के बाहर की तरफ कोई भी स्पीशीज लिखी हुई है, या आपकी क्या कहलाएगी, आयनिक मंडल। आयनिक मंडल मतलब इसका समन्वय मंडल कौन सा हो गया, ये बड़े ब्रैकेट वाली स्पीशीज, ये बड़ा ब्रैकेट है, ये तो समन्वय मंडल हो गया, और ये आपका क्या हो गया यहाँ पर आयनिक मंडल हो गया। अब समन्वय मंडल में भी 2 प्रकार की चीजें हैं, एक तो देखो धातु परमाणु है Fe और एक Cl साइनाइड है। तो जो बाहर की तरफ जो धातु परमाणु होती है समन्वय मंडल में, इस धातु परमाणु को, समन्वय मंडल वाले धातु परमाणु को आप बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, और केंद्रीय धातु परमाणु के बाद में कोई भी नाभिक स्नेही, कोई भी, ध्यान से सुनना, कोई भी नाभिक स्नेही, नाभिक से स्नेह कौन करेगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी नाभिक स्नेही, कोई भी उदासीन अथवा कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं स्पीशीज हो सकती है, और ये स्पीशीज केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर दान करती है। विशेष बात, ये जो धातु, ये जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या उदासीन स्पीशीज है या नाभिक नहीं स्पीशीज है, कोई भी चार्ज हो सकता है इस पर, धनायन, ऋणायन या उदासीन आवेश हो सकता है। अगर ये स्पीशीज केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर प्रदान करती है तो इसी स्पीशीज को अपन क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लिगेंड। कुल मिलाकर के बात हुई कि बड़े उपसहसंयोजक यौगिक का वह भाग जिसे बड़े ब्रैकेट के द्वारा बंद किया जाता है उसे अपन समन्वय मंडल बोलते हैं। समन्वय मंडल के बाहर उपस्थित धातु को अपन
धातु या कोई ऋणायनिक स्पीशीज हो सकती है, जैसे यहाँ पर ये धातु नहीं है, SO4 माइनस सल्फेट आयन है, ये K4 पहले लिखा हुआ है, मतलब धातु है, धातुओं को सदैव पहले लिखा जाता है। तो कोई भी समन्वय मंडल के बाहर की कोई भी स्पीशीज है उसे अपन क्या बोलेंगे, आयनिक मंडल। तीसरी चीज, केंद्रीय धातु परमाणु जिसके पास में डी ब्लॉक के तत्व, कोई भी डी ब्लॉक का तत्व हो सकता है, सामान्यतः केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में डी ब्लॉक वाले तत्व भी आते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में डी ब्लॉक के अलावा पी ब्लॉक वाले तत्व भी आ सकते हैं। तो ये तो बात होगी केंद्रीय धातु परमाणु। अब देखो यहाँ पर उपसय संयोजक बंध किस किस के मध्य बनता है, क्योंकि उपसय संयोजक बंध बनेगा तभी तो अपन इसे उपसय संयोजक यौगिक बोलेंगे। तो देखो उपसय संयोजक बंध कैसे बनेगा, ये तो पहले आपको वोकैबुलरी का पता होना चाहिए कि किसे आयनिक मंडल बोलते हैं, किसे समन्वय मंडल बोलते हैं, किसे लिगेंड बोलते हैं और किसे केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। यहाँ पर 4 प्रकार की नाम आ रहे हैं, पृथक पृथक प्रकार के, और आप सबको सभी को इनके बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए। अब देखो बात करेंगे अपन इसकी, उपसय संयोजक बंध किस किस के मध्य बनता है और उपसय संयोजक बंध बनने के लिए शर्तें क्या है। तो उपसय संयोजक बंध जैसे K4 FeCN6, हाँ केंद्रीय धातु परमाणु, लिगेंड हो गया और ये आयनिक मंडल की धातु होगी। अब देखो उपसय संयोजक बंध बनता कैसे है, देखो उपसय संयोजक बंध अपन बनेगा, जैसे अपन CN की बात करें, यहाँ पर लिगेंड CN है, साइनाइड है, तो केंद्रीय धातु परमाणु CN को क्या करेगा, CN के पास में तो लोन पेयर उपस्थित है, ठीक है, या माइनस चार्ज उपस्थित है, तो माइनस चार्ज की वजह से इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाएंगे, एक तो माइनस चार्ज की वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो और साइनाइड के कुछ के जो इलेक्ट्रॉन है वो, तो होगा क्या कि डी ब्लॉक वाले तत्वों के बाहरी कोश में रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होने की वजह से ये आसानी से रिक्त डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ये अच्छे इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। दोबारा समझना, लिगेंड क्या करेगा, लिगेंड लोन पेयर दान करेगा। केंद्रीय धातु परमाणु के पास में रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं, अगर डी ब्लॉक का तत्व है तो रिक्त डी कक्षक, अगर पी ब्लॉक का कोई तत्व है तो रिक्त पी कक्षक। तो क्या होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास में रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं, तो ये रिक्त डी कक्षकों में लिगेंड से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। कुल मिलाकर की बात ये हुई कि साइनाइड अपना लोन पेयर प्रदान करेगा किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को। तो यहाँ पर जो उपसय संयोजक बंध बना है वो किसके मध्य बनेगा, CN और Fe के मध्य बना है। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, लोन पेयर को ग्रहण करता है और लोन पेयर को ग्रहण करके उपसय संयोजक बंध का निर्माण करता है। अब उपसय संयोजक बंध के निर्माण के बाद में अगर अपन बात करें, देखो अब यहाँ पर बंध कैसे बनता है और इस बंध का वियोजन कैसे होता है। वियोजन कैसे होता है इसकी अगर बात करें तो देखो, जब अपन इन्हें तोड़ते हैं किसी जल की उपस्थिति में, क्योंकि अपन ने लवणों की बात की तो लवण जल के अंदर आयनित होते हैं, लेकिन ये जल में पूर्णतया आयनन प्रदर्शित नहीं करते हैं, पूर्णतया आयनन प्रदर्शित नहीं करते हैं, मतलब आयनन तो होता है लेकिन पूर्ण आयनन प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। तो फिर किस प्रकार का आयनन प्रदर्शित करेंगे, देखो इन्हें अगर अपन जल में तोड़ते हैं तो K4 पोटेशियम के नीचे लिखा हुआ है, मतलब ये किसकी ऑक्सीकरण अवस्था है, ये इस पूरी के पूरे समन्वय मंडल की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो समन्वय मंडल के नीचे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब अपन यहाँ पर क्या मानेंगे, 1 लिखा हुआ है। तो इस 1 को अगर अपन इसे तोड़ेंगे तो ये K प्लस के रूप में +1 लिख सकते हैं, साथ ही FeCN6 -4। कुल मिलाकर के क्या हुआ कि अपन ने लवणों के अंदर क्या देखा था कि जैसे NaCl है, तो NaCl को जब तोड़ते हैं तो ये किसमें टूट जाएगा, Na+ और Cl-, मतलब इसका पूर्ण आयरन हो गया था, कोई कॉम्प्लेक्स आयन थोड़ी ना बचा था। लेकिन इसमें क्या है, देखो ये आयरन Fe और CN6 आपस में पृथक टूटते नहीं है। तो शॉर्ट शब्दों में अगर बात करें तो वे यौगिक जिनको जल में घोलने पर वह पूर्णतः आयरन प्रदर्शित नहीं करते हैं, उन्हें अपन क्या बोलेंगे, उपसय संयोजक यौगिक बोलेंगे। मतलब इसका पता ऐसे चलता है कि जब अपन प्रयोग वगैरह करते हैं लेबोरेटरी में, तो उस वक्त होता क्या है कि यहाँ पर ये जो यौगिक है ये पोटेशियम का तो आयरन प्रदर्शित करेगा, पोटेशियम का तो टेस्ट दे देगा, लेकिन अपन को इस चीज़ का पता नहीं चलेगा कि इस यौगिक में आयरन है या नहीं है, क्योंकि आयरन और साइनाइड एक दूसरे से बंधित रहते हैं। जब फ्री नहीं होगा
आयनन अवस्था में आएगा ही नहीं तो अपन को इसका टेस्ट नहीं मिलेगा, अपन को इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, मतलब इसका यही पता नहीं चलेगा कि इस कंपाउंड में आयरन यौगिक है या नहीं है। तो ये तो होगी इनके अंदर तीनों लवणों का जो तीनों प्रकार है, साधारण लवण, द्विक लवण और उपसहसंयोजक यौगिक। साधारण लवणों का पूर्णतः आयनन होता है, केवल एक धनायन और एक ऋणायन बनता है। द्विक लवणों में दो या दो से अधिक साधारण लवणों को जब एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे अपन द्विक लवण बोलते हैं। इनका भी जन्म पूर्णतः आयनन होता है, लेकिन इनकी विशेषता ये हो गई कि इनमें एक धनायन अथवा एक ऋणायन से अधिक धनायन और ऋणायन उपस्थित होते हैं, मतलब दो या दो से अधिक धनायन और ऋणायन उपस्थित हो सकते हैं। और अंतिम बात करें अपन उपसहसंयोजक यौगिकों की, तो इनको जल में घोलने पर पूर्णतया आयनन प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि समन्वय मंडल में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य जो उपसहसंयोजक बंध होता है, ये उपसहसंयोजक बंध टूटता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंध होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत बंध होता है। और उपसहसंयोजक बंध के नहीं टूटने की वजह से केंद्रीय धातु परमाणु का परीक्षण प्रदान नहीं हो पाता है। तो ये थी आपके लवणों की प्रकारों की अगर बात करें। आज की क्लास में हम अब इतना ही पढ़ेंगे, बाकी टॉपिक अगली क्लास में। धन्यवाद।